नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिलोसफी पास पेपर 2022। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास है प्रैग्मेटिस्टिक व्यू आर्ग्यू दैट फिलोसफी हैज़ बिकम इररिलेवेंट, डू यू एग्री। वो कहते हैं कि जो प्रैग्मेटिस्ट्स हैं हमारे पास, प्रैग्मेटिज्म को समझने वाले, वो ये कहते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है ना अपने सब्जेक्ट से इरेलीवेंट हो गई है। तो आपके इस बारे में क्या राय है? ठीक है, पहले सबसे हम समझते हैं कि प्रैग्मेटिज्म क्या है। प्रैग्मेटिज्म इज़ अ फिलोसफिकल मूवमेंट दैट ओरिजिनेटेड इन द यूएसए में। ये स्टार्ट हुई थी 19th सेंचुरी में, और इसके जो की थिंकर्स हैं वो चार्ल्स पीरिस है, विलियम जेम्स है, जॉन डीवी है। इट पोजेस द ट्रूथ ऑफ बिलीव्स एंड थेरीज शुड बी इवैल्यूएटेड बेस्ड ऑन द प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। वो कहते हैं कि जो किसी भी चीज़ का ट्रूथ ऑफ बिलीव्स एंड थेरीज है, थेरीज को समझने के लिए हमें उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस को स्टडी करना चाहिए। कोई भी थेरी इस को जो है ना अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी सबसे अहम जो इवैल्यूएशन होती है वो ये हो सकती है कि वो रियल लाइफ सिचुएशन में कितनी वैलिड है, कितनी इफ़ेक्टिव है। ठीक है, अब इसमें जो है ना वो हम देखते हैं द आर्गूमेंट ऑफ इररिलेवेंस ही है। इसमें फोकस ऑन प्रैक्टिकलिटी। प्रैग्मेटिक्स जो हैं वो ट्रेडिशनल, दे आर्ग्यू दैट ट्रेडिशनल फिलोसफी ऑफन बिकम बोग्ड डाउन इन द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स एंड मेटाफिजिक्स डिबेट्स दैट लेक द। वो कहते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है ना वो ज़्यादातर ऐसे टॉपिक्स की तरफ चली गई है जो जैसे मेटाफिजिक्स है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चली गई है, ऐसे कॉन्सेप्ट जिनकी डायरेक्ट जो है ना एवरीडे लाइफ में एप्लीकेबिलिटी ना होने के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो फ़िलासफ़ी जो सब्जेक्ट था कि रियल लाइफ सिचुएशंस को स्टडी करने के लिए होगा, ये अपने फोकस से इररेलेवेंट हो गई है। ठीक है, फिर वो इसका एक और है कहना कि डिस्कनेक्शन फ्रॉम रियल वर्ल्ड इश्यूज़। वो कहते हैं कि एवोल्यूशनरी फ़िलासफ़ी जो है ये मैनी फ़िलोसफिकल इंक्वायरीज़ जो हैं ये फेल हो गई हैं टू एड्रेस सोशल पॉलिटिकल एंड एथिकल चैलेंजेस को स्टडी करने में। ठीक है, यानी कि ये वो कहते हैं कि जब ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फिलॉसफी स्टडी करेगी तो वो ये एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होती जाएगी। द राइज ऑफ एम्पिरिकल साइंस। प्रैग्मेटिज्म के ज़्यादा एम्पिरिकल इंक्वायरी एंड साइंटिफिक मेथड के आने से सजेस्टिंग दैट फिलोसफिकल प्रॉब्लम शुड बी अप्रोच्ड विद इन द सेम रिगर एज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। द आर्गूमेंट हेयर इज दैट द फिलोसफी कैन नॉट प्रोड्यूस टेंजिबल रिजल्ट्स ऑफ प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग, इट रिस्क्स बिकमिंग ऑब्सलीट। वो ये कहते हैं कि एम्पिरिकल साइंसेस के आने की वजह से ना कि आप हर चीज़ को एम्पिरिकली स्टडी करें, फिलॉसफी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास जो है ना वो इस तरह के उसके पास इस तरह के सब्जेक्ट्स नहीं है, उसका इस तरह के फोकसेस नहीं है कि जिनको एम्पिरिकली स्टडी किया जा सके। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो है ना इनका है काउंटर आर्गूमेंट फिलॉसफीज कॉन्टीन्यूड रेलिवेंस। दूसरा जो है ना इनके मुकाबले में एक जो काउंटर एग्रीमेंट है वो ये है कि फ़िलासफ़ी जो है ना वो रेलिवेंट ही है। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली रेलिवेंट है। तो इसका कॉन्सेप्ट में पहला है फाउंडेशनल रोल इन थॉट। फिलॉसफी अंडरपिन्स मैनी एकेडमिक डिसिप्लिन्स जस्ट लाइक साइंस, लॉ, एथिक्स। तो वो कहते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है वो इरेलीवेंट नहीं हुई बल्कि इसने जो है ना बहुत से कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर दिया, वास्ट हो गया। इससे जो इसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट्स जो है ना वो आगे से निकलना शुरू हो गए हैं। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल स्किल्स। फिलॉसफी कल्टिवेट्स क्रिटिकल थिंकिंग एनालिटिकल स्किल्स दैट आर एसेंशियल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। वो कहते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है वो एनालिटिकल थिंकिंग को एनालिटिकल स्किल्स को इन्हेंस करती है जो कि डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करते हैं, और यही जो है ना वो दूसरे हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ज़रूरी है। ठीक है, एड्रेसिंग एग्जिस्टेंशियल एंड एथिकल क्वेश्चंस। फिलोसफी एड्रेसेस प्रोफाउंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन दैट एम्पिरिकल साइंसेस में नॉट एडिक्वेटली टैकल। ठीक है, वो कहते हैं कि साइकोलॉजी जो है ना उसको एग्जिस्टेंशियल या एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चंस को टारगेट करना पड़ता है क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स हैं वो दूसरे सब्जेक्ट्स इन टॉपिक्स को टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, इन एम्पिरिकल साइंसेस इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकती, इसलिए साइकोलॉजी को इन टॉपिक्स फिलोसफी को इन टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस। इंटरडिसिप्लिनरी इन्फ्लुएंस का ये मतलब है कि वो ये कहते हैं कि फ़िलासफ़ी जो है ना वो इरेलीवेंट नहीं हुई बल्कि वो इंटरडिसिप्लिनरी हो गई है। उसने बहुत से दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ जो है ना वो उसका एक रिलेशन बनना शुरू हो गया। डिफरेंट जो एवोल्यूशंस हो रही हैं डे बाय डे दुनिया के अंदर, तो उसके लिए जो है ना हमें अपनी स्टडीज़ को भी वास्ट करने की ज़रूरत है। डिफरेंट डिसिप्लिन्स के साथ मिल के जो है ना फ़िलासफ़ी चलती है। ठीक है, तो ये दी इवॉल्विंग नेचर ऑफ फ़िलासफ़ी इसका एक है। फ़िलासफ़ी वो कहते हैं
कि फ़िलासफ़ी जो है ना वो स्टैटिक नहीं है, वो रुकी हुई नहीं है, बल्कि वो सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट और चैलेंजेस के हवाले से वो इवॉल्व होती जा रही है। इसीलिए जो है ना वो एक अप्लाइड फ़िलासफ़ी आई, एक नई फील्ड के साथ तौर पे कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़ी के अंदर सामने आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डज एरिस्टोटल ड्राइव विर्चू एथिक्स। एरिस्टोटल की विर्चू एथिक्स, उसकी जो टर्म है ना विर्चू एथिक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास एथिकल थेरीज के अंदर। हिज अप्रोच एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्टर एंड द कल्टिवेशन ऑफ विर्चू एज द फाउंडेशन ऑफ मॉरल बिहेवियर। वो कहता है कि करेक्टर और कल्टिवेशन ऑफ वर्चू जो है ना वो हमारे मॉरल बिहेवियर को डिस्क्राइब करते हैं। एरिस्टोटल्स विर्चू एथिक्स ड्राइव फ्रॉम सिविरल की कॉन्सेप्ट से इसका जो विर्चू का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो उसके हम कोर्स आउटलाइन को ना उसके प्रिंसिपल को हम देख लेते हैं। पहला है द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंडेमोनिया। Aristotle posits that every action aims to some good, with the highest good being endemonia। वो कहता है कि हर एक्शन का जो है ना वो एम होता है गुड, ठीक है, और फिर इसका जो अल्टीमेट हाईएस्ट एम है वो है एडोमिनिया। इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं एज अ हैप्पीनेस। ही आर्ग्यू दैट एंडोमिनिया इज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। वो कहता है ह्यूमन लाइफ का अल्टीमेट गोल जो है वो एंडोमिनिया ही है। ठीक है, फंक्शन एग्रीमेंट, इसको हम एरिस्टोटल यूज अ फंक्शनलिस्ट परसीव टू डिफाइन व्हाट इट मीन्स टू लिव वेल। जो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए उसके मुताबिक लिव वेल का मतलब क्या है, तो वो एक फंक्शनलिस्ट अप्रोच को जो है वो यूज़ करता है। ही आर्ग्यूज दैट एवरी बीइंग हैज़ अ स्पेसिफिक फंक्शन। वो कहते हैं हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। ठीक है, द नेचर, इसका नेक्स्ट टॉपिक है द नेचर ऑफ विर्चू। विर्चू एज अ मीन। वो कहता है विर्चू जो है ना वो एक मीन है बिटवीन एक्सट्रीम एंड एक्सेस एंड डेफिशिएंसीज। ठीक है, वो कहता है कि मीन जो है ना गुड, वो एक उसको हमने यानी हासिल करना एक मीन है। ठीक है, द असर्ट्स ऑफ मॉरल विर्चू आर हैबिट्स दैट इन्वॉल्व फाइंडिंग एंड राइट बैलेंस। वो कहता है कि मॉरल विर्चू का जो असल असर्ट्स है वो है कि बैलेंस और राइट चीज़ को फाइंड करना। ठीक है, अब वो विर्चू की दो टाइप्स बताता है। वो कहता है कि मॉरल विर्चूज़ हैं देर आर डेवलप थ्रू हैबिचुएशन एंड प्रैक्टिस के ज़रिए जो डेवलप हुए होते हैं। एक इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ हैं जब जो आप कल्टिवेटली थ्रू एजुकेशन या विजडम से आप अंडरस्टैंडिंग से प्रैक्टिकल जजमेंट से आप उसको समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, द रोल ऑफ हैबिचुएशन, फॉर्मेशन ऑफ करेक्टर। एरिस्टोटल कहता है कि वर्चूज़ आर नॉट इनेट, दे आर डेवलप्ड। ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस एंड हैबिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी। एरिस्टोटल रिकॉग्नाइज सोशल कॉन्ट। वो कहता है वर्चूज़ को कल्टिवेट करने के लिए, वर्चूज़ को डेवलप करने के लिए सोशल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल विजडम, इसका एक और कॉन्सेप्ट है प्रैक्टिकल विजडम। इसको हम डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल विजडम इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू मेक साउंड जजमेंट्स। वो कहता है कि हर शख्स के अंदर जो है ना जो साउंड जजमेंट्स को बनाने की एबिलिटी होती है, डिसीजन या फिर अच्छे डिसीजन लेने की, जो कि उसके एक्सपीरियंस अंडरस्टैंडिंग मॉरल सिचुएशन के ऊपर बेस करती है, उसको वो नाम देता है प्रैक्टिकल विजडम या फ्रोनिसिस का। इंटीग्रेशन ऑफ वर्चुअल एंड प्रैक्टिकलिटी। वो कहता है वर्चू जो है ना नॉट, ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि ये प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग है जो कि प्रैक्टिकल विजडम के ज़रिए आती है। ठीक है, द गोल्डन मीन, द गोल्ड, इसका एक नेक्स्ट टॉपिक जो वर्चू के हवाले से इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वह द गोल्डन मीन। गोल्डन मीन को ये इस तरह से डिफाइन करता है कि विच रिप्रेजेंट द डिज़ायरेबल मिडल ग्राउंड बिटवीन टू एक्सट्रीम्स। वो टू एक्सट्रीम्स के दरमियान जो मिडल ग्राउंड को निकालना है उसको ये गोल्डन मीन कहता है। ये आर्ग्यूज दैट द अचीविंग वर्चू इन्वॉल्व्स नेविगेटिंग दिस मीन बेस्ड ऑन रीज़न एंड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। जब तक आप उसको नेविगेट नहीं करते तो आप जो है ना वर्चू को अचीव नहीं कर सकते। ठीक है, वो इसकी एग्जांपल के तौर पे हमें करेज और जेनरोसिटी वगैरह के एग्जांपल्स देता है। ठीक है, द लास्ट जिसका जो टॉपिक वर्चू के हवाले से है वो है द फाइनल एंड हैप्पीनेस, द कनेक्शन टू हैप्पीनेस। एरिस्टोटल आर्ग्यू दैट लिविंग ऑफ वर्चुअस लीड टू ट्रू हैप्पीनेस। वो कहते हैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना, वर्चुअस ज़िंदगी गुजारना लीड्स टू ट्रू हैप्पीनेस। ठीक है, ही सेज एंडोमिनिया इज़ एन एंड्यूरिंग स्टेट। वो हमेशा के लिए रहने वाली स्टेट है। ठीक है, जब कोई भी शख्स उसको पा लेता है तो हमेशा के लिए रहने वाली स्टेट है। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट फॉर एरिस्टोटल वर्चू एथिक्स इज अबाउट द
होलिस्टिक डेवलपमेंट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, ये वो कहते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट्स होती हैं जो विर्चू होती है ना, विर्चू पर्सन कैन राइटली बट आल्सो पोजेस्ड राइट डिपोजिशंस, इमोशंस, मोटिवेशन। वो कहते हैं इन सारी चीज़ों के साथ एक हार्मोनियस लाइफ जो होती है ना, जब तो हम उसका कहते हैं कि एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट हमारे पास विर्चू का जो है ना कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल ने जो बयान किया था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, डिस्कस एनी 4 इंडक्टिव फॉलिसीज विद एग्जांपल्स। इंडक्टिव रीजनिंग का हमें पता है कि जो है ना जनरल कंक्लूजन से स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन लेके आना। तो ये इसकी जो है ना इट इज़ वाइल इट इज़ वैल्यूएबल टूल इन रीजनिंग एंड स्पेसिफिक कैन लीड टू एरर्स। इसमें कुछ एरर्स भी हो सकते हैं, इसके एरर्स को हम कहते हैं इंडक्टिव फॉल्सीज। ठीक है, इसमें जो है ना कॉमन जो फॉल्सीज हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। पहली है हमारे पास हास्टी जनरलाइजेशन। इसके ऊपर एक इंडक्टिव मेथड के ऊपर एक जो है ना इंडक्शन के ऊपर एक क्रिटिसिज्म है कि ये ओवर जनरलाइजेशन कर देती है। जो वो कहते हैं कि जब आप किसी भी चीज़ को एक इसके क्रिटिक्स का ये मानना है कि आप किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन करके उसको जब जनरलाइज करते हो तो देयर शुड बी सम इश्यूज, क्योंकि ये इट इज़ इनसफिशिएंट और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है कि जिसको आप जितने सैंपल को आप स्टडी कर रहे हो उस जो दूसरा जनरल हमारे पास एक सैंपल है उसके इसमें कुछ ना कुछ किसी ना हद तक डिफरेंसेस पाए जाते हो। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स वो ऐसे लेते हैं जैसे सिनेरियो है। तो वो कहते हैं एक पर्सन जो है वो दो अग्रेसिव डॉग्स को मिलता है तो पर्टिकुलरली एंड कंक्लूड दैट कोई शख्स जो है ना वो दो डॉग्स को मतलब उसको एक डॉग मिलता है जो बहुत अग्रेसिव है, फिर वो दूसरा डॉग्स के साथ उसका इंटरेक्शन होता है वो भी बहुत अग्रेसिव है। तो वो ये नहीं कह सकता कि सारे के सारे डॉग अग्रेसिव हैं। ठीक है, क्योंकि वो चेंज भी हो सकते हैं। ठीक है, एनालिसिस द कंक्लूजन इज बेस्ड ऑन लिमिटेड सैम्पल साइज। ठीक है, वो जब फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल ली दो डॉग्स की तो वो लिमिटेड सैम्पल है। ठीक है, वो ये सारे के सारे जो टेम्परामेंट्स हैं उसको सारे के सारे इंडिविजुअल्स को अपनी स्पीशीज़ के ऊपर डिस्क्राइब नहीं करता। नेक्स्ट इसके ऊपर जो है वो है आफ्टर दिस देयर फॉर बिकॉज ऑफ दिस। ये जो फाल्सिबिलिटी है फाल्सी है ना ये ज्यूम करती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू इवेंट्स solely because one event follows the other in time. It ignores the possibility of other factors influencing the outcome. वो कहता है कि जब आप कॉज एंड इफेक्ट के हवाले से इंडक्शन को स्टडी करते हो तो आप इस पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर देते हो कि इसको इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई और भी आउटकम हो सकता है। अब इसकी ना एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि एक फार्मर जो है वो ऑब्जर्व करता है कि जब भी वो खेतों में म्यूज़िक चलाता है तो क्रॉप्स जो है ना वो ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करती हैं। ठीक है, अब टाइमली कंसाइड फार्मर जो है ना वो दूसरी पॉसिबिलिटीज़ को दूसरे फैक्टर्स को भी तो रिजेक्ट कर रहा है ना, जस्ट लाइक वेदर कंडीशंस, क्वालिटी, इरिगेशन प्रैक्टिसेस। वो ये नहीं कह सकता कि सिर्फ म्यूज़िक चलाने से जो है ना वो क्रॉप्स स्टडी हो यानी ज़्यादा ग्रो कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास फाल्सी है फॉल्स कॉज। नो डेफिनेशन इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि फॉल्स कॉज फाल्सी अकर्स व्हेन कंक्लूजन ड्रॉन अबाउट द कॉजुअल रिलेशनशिप के जब आप स्टडी करते हो वहाँ पे ये पाई जाती ये फॉल्सी जो है ना एग्जिस्ट करती है बिटवीन टू इवेंट्स विद और सफिशिएंट एविडेंस टू सपोर्ट दैट कनेक्शन। जब आपके पास इसको जब आप जो है ना कोरिलेशन को जो है ना कॉजेशन को वो जब सिंप्लीफाई कर देते हो थ्रू इंडक्टिव रीजनिंग तो आपके पास उसको साबित करने के सफिशिएंट एविडेंसेस नहीं होते। इसकी एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि एक जो इंडिविजुअल है ना वो ये नोटिस करता है कि आइसक्रीम सेल्स जो है ना वो ड्यूरिंग द समर वो बढ़ रही हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है बाइंग आइसक्रीम कॉज हॉट वाटर दैट के आइसक्रीम जो है ना ख़रीदने से वो क्या है कि वेदर हॉट हो जाता है। लेकिन वो अब आइसक्रीम सेल और टेम्परेचर का जो है ना कोरिलेशन बना लेता है, लेकिन ये एक इलॉजिकल चीज़ है। ज़ाहिर आप इसमें दूसरी चीज़ों को दूसरे फैक्टर्स को नहीं जैसे वार्म वेदर वगैरह को वार्म वेदर का आइसक्रीम सेलिंग से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना, तो आप उसको जो है ना वो पॉसिबिलिटीज़ को वो रिजेक्ट कर देगा। स्लिपरी स्लोप जो फाल्सी सजेस्ट दैट द रिलेटिव स्मॉल फर्स्ट स्टेप और एक्शन विल लीड टू अ chain of related events accumulating in significant often negative consequences without sufficient evidence to support such progressive। वो कहता है कि
रिलेटिवली स्मॉल फर्स्ट स्टेप और एक्शन जो है ना वो लीड करती हैं टू अ चेन ऑफ रिलेटेड इवेंट्स को। तो जब आप उसको एज अ इंडक्टिव मेथड इस्तेमाल करते हो तो ये आपके पास विदाउट सफिशिएंट एविडेंस होता है। अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि पॉलिटिशियन जो है, एक पॉलिटिशियन है, वो अलाउइंग स्टूडेंट्स टू रीड ऑफ फेल्ड टेस्ट विल लीड टू अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ एकेडमिक स्टैंडर्ड। वो लोगों को स्टूडेंट्स को कह देता है, अलाउ करता है के रीटो फेल टेस्ट जो है ना, ये इसके नतीजे में क्या होता है कि एकेडमिक स्टैंडर्ड्स में वो फेल हो जाते हैं और इसमें जो है ना रिजल्ट क्या होता है, जनरलाइजेशन ऑफ अनएजुकेटेड अडल्ट्स। तो बहुत ज़्यादा जो है ना अनएजुकेशन अडल्ट्स अनएजुकेटेड हो जाए। अब इसमें जो है ना सिर्फ ये नहीं कहते कि एक जो टेस्ट की वजह से वो सारी यूथ जो है ना वो एजुकेटेड रहेगी, इसमें और भी बहुत से फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडक्टिव रीजनिंग के हवाले से कुछ इंडक्टिव फालसी थी जिसको हमने डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एग्जामिन मार्क्स व्यू ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे। कार्ल मार्क्स का क्या है व्यू ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे? एक प्रोफाउंड थिंकर है, रेवोल्यूशनरी थिंकर है। कार्ल मार्क्स जो है ना वो उन लोगों में से एक है जो 20th सेंचुरी के अंदर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहे हैं। उसकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बेसिकली फ़िलासफ़ी, इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में ज़्यादा है। ही व्यूज़ ह्यूमन कॉन्सिक्वेंस के ऊपर जो उसका व्यू है ना, आर सेंट्रल टू क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी के ऊपर ही उसका बेस करता है। ठीक है, उसके जो की एस्पेक्ट्स हैं मार्क्स ह्यूमन कॉन्शियस वाले से, मार्क्स के व्यूज़ के, उसको हम डिस्कस करते हैं। पहला है मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्वेश्चन। जो है ना मार्क्सिज्म का कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट वो मटेरियलिस्टिक है। ठीक है, सबसे पहले तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म है। मार्क्स की जो अप्रोच है ना वो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे फोकस करती है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म से मुराद हम ये कहते हैं कि मटेरियल कंडीशंस है जस्ट लाइक इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये जो है ना ह्यूमंस के थॉट्स एंड कल्चर को डिस्क्राइब करती है। तो मार्क्स के मुताबिक क्या है कि कॉन्टीन्यूस जो कॉन्शियसनेस है इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। ठीक है, और क्रिटिक ऑफ आइडियलिज्म, ये आइडियलिज्म को रिजेक्ट करता है। ठीक है, ये कहता है कि जो प्राइमरी ऑफ आइडियाज़ हैं, मार्क्स ये कहता है कि आइडियाज़ जो है बेसिकली मटेरियल कंडीशन से ही जो है ना वो शेप किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मटेरियल वर्ड आइडियल से शेप की जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सोशल नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस एज अ सोशल प्रोडक्ट। मार्क्स एम्फसाइज दैट द कॉन्शियसनेस इज इनहेरेंटली सोशल। ये एक सोशल फॉर्म फिनोमिनन है। इट इज़ फॉर्म थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय रिलेशन सोशल। वो कहता है कि ये जो हमारे पास कॉन्शियसनेस है ये बेसिकली दूसरों से इंटरेक्शन करने के बाद ही बना था और ये हमेशा जो है ना सोशल रिलेशन से इन्फ्लुएंस होता रहता है। ठीक है, क्लास कॉन्शियसनेस ऑन द क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ मार्क्स एनालिसिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस विच रेफर्स टू द अवेयरनेस दैट इंडिविजुअल्स हैव देयर सोशल क्लास एंड इट्स इंटरेस्ट। वो कहता है कि जब लोग जो है अपने सोशल क्लास और इंटरेस्ट को के बारे में अवेयर्ड होते हैं तो उसके नतीजे में जो है ना वो क्लास कॉन्शियसनेस होती है। वो कहता है कि क्लास कॉन्शियस बनता ही तब है। ही बिलीव दैट एज क्लास रिलेशंस बिकम मोर अपेरेंट इंडिविजुअल डेवलप अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। जैसे जैसे जो है ना वो अपेरेंट होते जाते हैं क्लास रिलेशंस, जो इंडिविजुअल्स हैं वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो है ना वो डेवलप करना शुरू कर देते हैं और नतीजे में क्या होता है कि इट कैन लीड टू अ सोशल चेंज। ठीक है, द रोल ऑफ आइडियोलॉजी एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ मटेरियल कंडीशंस। मार्क्स ये कहता है कि आइडियाज़ जो हैं, आइडियोलॉजीज़ जो हैं वो एक्चुअली मटेरियल कंडीशंस का एक रिफ्लेक्शन है। जैसे कि हमारे पास आइडियलिज्म वाले कहते थे ना कि आइडियलिज्म का एक रिफ्लेक्शन होता है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। मार्क्स उसको रिजेक्ट करता है। मार्क्स कहता है कि मटेरियलिस्टिक कंडीशंस का रिफ्लेक्शन आइडियाज़ होती हैं। ठीक है, फॉल्स कॉन्शियस के कॉन्सेप्ट वो देता है। वो कहता है कि डिस्क्राइब हाउ द वर्किंग क्लास में बी मिसाइल्ड बाय डोमिनेंट आइडियोलॉजीज प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड द ट्रू नेचर ऑफ देयर सिचुएशन। वो कहता है कि जो होती है ना हमारे पास डोमिनेंट क्लास होती है वो फॉल्स कॉन्शियस जो है ना वो पेश करती है, वो अपनी मर्जी से लोगों की आइडियोलॉजीज़ को शेप करती है। ठीक है, कॉन्शियसनेस एंड द लेबर एज अ बेसिस ऑफ कॉन्शियसनेस। वो कहता है कि ह्यूमन कॉन्शियस जो है ना वो लेबर के साथ टाइड है। आर्ग्यूड दैट द प्रोडक्टिव एक्टिविटी इज़ अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। वो कहता है कि प्रोडक्टिविटी जो है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का वो फंडामेंटल प्रिंसिपल आप कह लें है, वो ही शेप करती है कि मटेरियल कंडीशंस को और अल्टीमेटली कॉन्शियसनेस को ही भी लेबर ही जो है ना शेप करती है।
नेक्स्ट उसका कॉन्सेप्ट है द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ कॉन्शियसनेस, रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। वो कहता है आइडियोलॉजी और मार्क्स बिलीव्ड इन द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन कॉन्शियस। वो कहता है कि ह्यूमन कॉन्शियस जो है वो ट्रांसफॉर्मेटली पोटेंशियल होता है, या जिसके अंदर ट्रांसफर होने का पोटेंशियल होता है। ही पोजेस दैट इंडिविजुअल बिकम अवेयर ऑफ देयर एक्सप्लॉयटेशन एंड द सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से जैसे जैसे लोग जो है ना अपनी एक्सप्लॉयटेशन से सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से अवेयर होते जाते हैं, उनका जो है कॉन्शियसनेस वो रेवोल्यूशनरी जो है ना वो चेंज होता जाता है, ट्रांसफ़र होता जाता है। कलेक्टिव एक्शन मार्क्स आर अदर रियलाइजेशन ऑफ शेयर्ड इंटरेस्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ क्लास कॉन्शियसनेस कुड लीड टू द कलेक्टिव एक्शन। जो शेयर्ड बिलीव्स हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट है, शेयर्ड क्लास कॉन्शियसनेस है, मार्क्स कहता है कि उसके नतीजे में कलेक्टिव एक्शंस जो है ना वो होती हैं। तो ये हमने मार्क्स का कॉन्सेप्ट ऑन ह्यूमन कॉन्शियसनेस देखा। हमने देखा कि वो कहता है कि मटीरियलिस्टिक वर्ड जो है वो फाउंडेशन देती है, फाउंडेशन प्रोवाइड करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है डिस्कस बर्गसन्स क्रिटिक ऑन कैंट्स फिलॉसफी। कैंट की फिलॉसफी पे बर्गसन ने जो क्रिटिसिज्म पेश किया है वो बयान करें। तो बर्गसन जो है ये हमने पढ़ा था कि फ्रेंच फिलोसफर था लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, और इसका जो सबसे ज़्यादा अहम रोल है ना वो फिलोसफिकल ट्रेडिशनल और ख़ास तौर पे कैंट के ऊपर इसकी जो है क्रिटिक है उसके हवाले से है। ठीक है, कंटेनियन थॉट्स के जो बहुत से हैं बेसिक कॉन्सेप्ट जस्ट लाइक इंट्यूशन द नेचर ऑफ रियलिटी, उसको ये बहुत चैलेंज करता है। चलिए देखते हैं कि हम ये कैसे जो है ना इसको क्रिटिक करता है। सबसे पहला जो है ना वो नेचर ऑफ टाइम है। कैंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना टाइम का, वो ये है कि टाइम जो है ना इज़ अ प्योर फॉर्म इंट्यूशन पार्ट ऑफ हिज प्रायोरिटी कैटेगरी दैट स्ट्रक्चर ह्यूमन। वो कहता है कि टाइम जो है ना ट्यूशन का एक पार्ट है, एक फॉर्म है जो कि ह्यूमन एक्सपीरियंस को शेप करता है। वो भी ये भी कहता है कैंट जो है वो ये भी कहता है टाइम इज़ नॉट एंटिटी इटसेल्फ बट ये एक लेंस है जिससे हम चीज़ों को परसीव करते हैं। अब बर्गसन जो है ना वो इसके हवाले से क्या कहता है। बर्गसन ये कहता है कि वो ना कैंट का ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है उसको ना टोटली डिसएग्री करता है। वो ये साबित करता है कि द टाइम शुड नॉट बी अंडरस्टूड एज अ मेयर एब्स्ट्रैक्ट मेजरमेंट। वो कहता है कि टाइम एक एब्स्ट्रैक्ट मेजरमेंट नहीं है सिर्फ, बल्कि ये एक क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस है, एक क्वांटिटेटिव एक्सपीरियंस है जिसको आप एज अ ड्यूरेशन आप इसको क्वालिटेटिवली भी जो मेजर कर सकते हो और एज अ क्वांटिटेटिव आप इसको मेजर कर सकती हो। इसके मुताबिक बर्गसन के मुताबिक जेन्युइन टाइम जो है ना वो डायनामिक होता है, फ्लोइंग होता है, और इसमें जो है ना करेक्टराइज बाय चेंज, हमेशा चेंज आता है। जबकि जो कैंट का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था वो एक रिजिड कॉन्सेप्ट था। ठीक है, इंट्यूशन वर्सेस इंटेलेक्ट। कैंट की जो एपिस्टेमोलॉजी है वो ये कहता है कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस से हमारा जो नॉलेज है वो सारा सेंसरी एक्सपीरियंस से और इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज से जो है ना वो हासिल हुआ है। ही बिलीव दैट इंटेलेक्ट ऑर्गेनाइजिंग एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉज विच लीड टू ऑब्जेक्टिव नॉलेज। वो कहता है कि जो है ना ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो है ना इंटेलेक्चुअल थिंकिंग से आता है, इंटेलेक्ट से आता है, और ये यूनिवर्सल लॉज होते हैं। दूसरी तरफ इंट्यूशन की अगर हम बात करें तो अब बर्गसन जो है ना उसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके ऊपर। बर्गसन ये कहता है कि आप जो है ना इंटेलेक्ट या रैशनल सिस्टम एनालिसिस के ऊपर जो है ना रिलाय नहीं कर सकते। ही आर्ग्यूड दैट द इंट्यूशन विच ही कंसीडर अ डायरेक्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज। बर्गसन कहता है कि जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी नॉलेज की गेनिंग के लिए वो है इंट्यूशन, विच इज़ एसेंशियल फॉर ग्रास्पिंग द सेंस ऑफ रियलिटी। को समझने के लिए इंट्यूशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्यूशन जो है वो आपको लाइफ की डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम अगला जो इन दोनों में डिफरेंस है कैंट और बर्गसन में वो है रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियल एंड द रियल। कैंट ये कहता है कि एक नॉमिनल होते हैं या थिंग इटसेल्फ और एक फिनोमिना होता है जैसे हम उसको परसीव करते हैं। वो कहता है कि ह्यूमन बींग्स कैन नेवर असेस नॉमिनल वर्ड डायरेक्टली। वो कहता है कि हम डायरेक्टली जो है ना वो नॉमिनल वर्ड तक नहीं पहुंच सकते। इसके अलावा हमें क्या करना पड़ता है
कि वी आर कन्फाइंड टू अंडरस्टैंडिंग रियलिटी थ्रू द लेंस ऑफ आवर परसेप्शन। हम अपने कॉन्सेप्ट्स ऑफ परसेप्शन के ज़रिए ही, वह एक ज़रिया है जिससे हम रियल वर्ल्ड को जो है ना, वो कहते हैं हम रियल वर्ल्ड तक नहीं पहुंच सकते डायरेक्टली, बल्कि हम सिर्फ ना परसेप्शन के ज़रिए पहुंच सकते हैं। अब बर्गसन जो है ना वो इस डुअलिज्म के ख़िलाफ़ है। इस डुअलिस्टिक अप्रोच को इस तरह क्रिटिसाइज़ करता है कि वो समझता है कि रियलिटीज़ जो है ना कॉन्टीन्यूस फ्लो है, जहाँ पे आइडियाज़ और एक्चुअल जो एक्सपीरियंसेस हैं वो इंटर रिलेटेड है। वो दो अलग-अलग चीज़ें नहीं है कि एक को समझने के लिए आपको दूसरों को समझना पड़ेगा, बल्कि वो इंटर रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट इनका जो डिफरेंस है वो है क्रिएटिव एवोल्यूशन। कैंट्स स्टैटिक व्यू ऑन रियलिटी। कैंट ये कहता है कि इसकी जो थ्योरी है ना रियलिटी के बारे से, वो स्टैटिक है, फिक्स्ड कैटेगरीज, फिक्स्ड कंडीशंस ऑफ नॉलेज है। इसमें जो है ना बर्गसन वो इस चीज़ को नहीं मानता, वो क्रिएटिव एवोल्यूशन को का कॉन्सेप्ट लेके आता है। वो ये कहता है कि लाइफ और रियलिटी जो है ना वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है, इनोवेट हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे बर्गन्स वाइटलिज्म है, एक उसका कॉन्सेप्ट है। बर्गन्स आर्ग्यू दैट एवोल्यूशन इज़ नॉट मेयरली मैकेनिस्टिक प्रोसेस, बल्कि कहता है कि सिर्फ मैकेनिस्टिक प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक क्रिएटिव फोर्स इसके अंदर होती है जो कि इसको एवोल्यूशन के प्रोसेस को फॉरवर्डली ड्राइव करती है। ठीक है, तो ये हमने देखा किस तरह बर्गसन जो है जो कैंट की फ़िलासफ़ी को क्रिटिक करता है, यानी कि हम दोनों के दरमियान हमने एक वो कंपैरिजन डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, शेड द लाइट ऑन द डिबेट बिटवीन Foucault and Derrida. The intellectual exchange between Michael Foucault and Jacques Derrida is one of the most significant debates in contemporary philosophy के अंदर ये most significant debates में से एक है। ये दोनों जो हमारे पास philosophers हैं ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इनकी जो methodologies हैं, इनकी जो theories है, approaches हैं, उनके दरमियान एक डिफरेंस पाया जाता है। सो उसको हम देखते हैं। सबसे पहले है कॉन्टेक्चुअल बैकग्राउंड। जो फकलेंट है ये फोकस ऑन पावर एंड डिस्कोर्स के ऊपर ये फोकस करता है। एक फ्रेंच फिलोसफर है, सोशल थेरिस्ट है, और इसकी जो है ना इसकी थ्योरी की जो ग्राउंड है वो पावर, नॉलेज और सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर है। ठीक है, उसके वर्क सच एज अ डिसिप्लिन, पनिश, उसकी किताबें हैं। ठीक है, नहीं वो ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करता है हाउ पावर ऑपरेट्स, ठीक है, थ्रू प्रैक्टिस एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स। दूसरी तरफ अगर हम डेरिडा की बात करें तो ये भी एक फ्रेंच फिलोसफर है, लेकिन इसकी जो है ना इट्स बेस्ट नोन फॉर इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन विच क्रिटिक्स द binary opposition inherent in western thought, emphasize the instability of meaning in the language। वो instability और जो है हमारे पास है ना वेस्टर्न फिलोसफर्स के अंदर जो इनहेरेंट अपोजिशन है, बाइनरी अपोजिशंस हैं, उनको ये क्रिटिसाइज़ करता है। इसी अपने जो इसके काम को कहते हैं डीकंस्ट्रक्शन, इसी के हवाले से ये मशहूर है। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों के दरमियान जो हम देखते हैं लैंग्वेज एंड मीनिंग। फकुलेंट अप्रोच ऑन लैंग्वेज। फकुलेंट की जो अप्रोच है ना, फकुलेंट कहता है कि लैंग्वेज इज़ अ व्हीकल है थ्रू विच पावर एक्सरसाइज एंड नॉलेज इज़ कंस्ट्रक्टेड। वो कहता है कि नॉलेज लैंग्वेज जो है ना वो ये एक वे है, एक टूल है जिससे आप जो है पावर को एक्सरसाइज कर सकते हो या नॉलेज को हासिल कर सकते हो। ही बिलीव दैट द डिस्कोर्स शेप्स आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी। वो कहते हैं लैंग्वेज ही डिस्क्राइब करती है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी क्या होगी, सोसाइटल नॉर्म्स एंड बिहेवियर्स की। डेरिडा जो है ना, डेरिडाज क्रिटिक ऑन लोगोसेंट्रिज्म। डेरिडा जो है इसकी डीकंस्ट्रक्शन जो है फोकस ऑन इनहेरेंटली इंस्टेबिलिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज के अंदर जो है ना मल्टीपल मीनिंग के ऊपर यकीन रखती हैं। ही वो ये कहता है, ये जो लोगोसेंट्रिज्म का आइडिया है ना, ये कहता है कि स्पीच ओवर राइटिंग, यानी कि स्पीच जो है ना वो राइटिंग से ज़्यादा बेहतर है, लेकिन डेरिडा इसके खिलाफ है। ठीक है, वो कहता है कि एम्फसाइज दैट द आइडिया ऑफ दैट लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स आवर रियलिटी रादर देन मेयरली रिफ्लेक्टिंग इट। वो कहता है कि जो है ना जो लैंग्वेज है वो सिर्फ एक टूल नहीं है कि हमारी लैंग्वेज जो है ना वो रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करे, बल्कि वो रिफ्लेक्ट करे, बल्कि वो हमारी रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, द रोल ऑफ पावर। फकुलेंट्स कॉन्सेप्ट ऑफ रोल ऑफ पावर जो है ना इसलिए डीपली इंटरविंड विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ नॉलेज एंड डिस्कोर्स। ही आर्ग्यूज दैट द पावर इज नॉट मेरली रिप्रेसिव। वो कहता है कि पावर सिर्फ रिप्रेसिव नहीं होती बल्कि प्रोडक्टिविटी होती है। ये सोशल आइडेंटिटीज़ को शेप करती है, सोशल रिलेशनशिप को सॉल्व करती है। दूसरी तरफ जो डेरिडाज रिलेशनशिप विद पावर है, डेरिडा एक्नॉलेज द रोल ऑफ पावर इन शेपिंग मीनिंग्स। दिस अप्रोच इज लेस फोकस्ड ऑन इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स एंड मोर कंसर्न्ड विद द फिलोसॉफिकल इम्प्लीकेशंस।
ये जो डेरिडा है ना, ये पावर की फिलोसफिकल इम्प्लीकेशंस को बयान करता है। यानी कि वो कहता है कि पावर का अल्टीमेटली जो मकसद होता है वो होता है शेपिंग द मीनिंग्स, नॉट सोशल इंस्टीट्यूशन एज सेट बाय फकुलेंट। ठीक है, एथिक्स एज रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो फकुलेंट की जो एथिकल फ्रेमवर्क है, लेटर वर्क एम्फसाइज दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल सेल्फ फॉर्मेशन एंड द इंडिविजुअल रिलेशनशिप विद द पावर। ये जो है ना, इसको सेल्फ फॉर्मेशन और जो इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स है उसको पावर के साथ जोड़ता है। यानी वो ये कहता है कि एथिकल फ्रेमवर्क जो है टूल टू पावर। ठीक है, डेरिडास के जो हम एथिकल कंसिडरेशन की बात करें तो ये भी इसने भी जो है ना वो कुछ हद तक एथिक्स को टच किया है, स्पेशली relation to justice and responsibility. He argues for a form of ethical agreement that recognize the complexity and contradiction inherent in language and meaning. वो कहता है कि आपके जो ethical agreements हैं उनकी complexity and contradiction आपकी language और meaning के अंदर पाई जाती है। ठीक है, वो कहते हैं कि ethical responsibility जो है वो इन complexity और इन जो complexities हैं जो पाई जाती हैं आपके language and meaning में, उसको समझने से आती हैं। ठीक है, फिर हमारे पास है द एक्यूरेसी ऑफ डिबेट। इनके जो है ना डिबेट, इसका इन्फ्लुएंस ऑन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर फकुलेंट डेरिडा डिबेट का बहुत गहरा असर है, स्पेशली इन लिटरेरी थेरीज, क्रिटिकल स्टडीज, ईटीसी, इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, पावर, एथिक्स। ठीक है, फिलोसफिकल डेवलपमेंट, इनके जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उसने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को जो है डिस्क्राइब किया, और वो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि बहुत सी फील्ड्स में इंक्लूडिंग फेमिनिस्ट थेरीज, पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज़, पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर इसके इम्प्लीकेशंस है। नेक्स्ट और लास्ट हमारे क्वेश्चन हमारे पास है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टू ऑफ द फॉलोइंग। इकबाल क्रिटिसिज्म और नीशेस फिलॉसफी। इल्हाम इकबाल जो है ना वो हमें पता है कि ईस्ट के एक बड़े फिलासफर हैं, और उसके निशेस के जो फ्रेडरिक निशेस की आइडियाज़ हैं उनके साथ ना वो बड़े डीपली इंगेज थे रिगार्डिंग इंडिविजुअलिज्म, मोरालिटी एंड द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, लेकिन जो है ना कुछ हद तक ये इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, वही हम जो है ना वो देखेंगे। इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं जो निशेस की फ़िलासफ़ी पे इल्हाम इकबाल करती है। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ निहिलिज्म। इकबाल वन ऑफ ये जो इकबाल की जो निशेस के ऊपर क्रिटिसिज्म, उसमें सबसे पहला है निहिलिज्म ऑन द लेटर ऑफ प्रमोशन टू विल टू पावर एंड हिज रिजेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज़। वो ये कहते हैं कि जो निशेस की फ़िलासफ़ी है ना वो विल टू पावर के ऊपर फोकस करती है, और जो उससे जो ऑब्जेक्टिव मॉरल वैल्यूज़ है उसको ये जो है ना वो रिजेक्ट कर देती है। और यह ज़ाहिर है ये चीज़ आपके रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग को डिवाइन जो प्रिंसिपल है उसके ख़िलाफ़ है। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट ऑफ खुदी, इकबाल नोशन और खुदी स्टार्कली कॉन्ट्रैक्ट्स विद द जो उसका निशेस का इंडिविजुअलिज्म है ना उसके हवाले से अगर हम देखें तो इकबाल का खुदी जो है ना वो डिफरेंट टॉपिक है। ठीक है, जो निशेस का कॉन्सेप्ट था वो हमारे पास किसी शख्स की अपनी विल और पावर के ऊपर होता है, लेकिन इकबाल जो खुदी का कॉन्सेप्चुअल पेश करती हैं वो इंडिविजुअल के साथ, इंडिविजुअल जो विल्स हैं उसके साथ साथ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको इंगेज करके करते हैं। ठीक है, मोरालिटी एंड वैल्यूज़, इकबाल जो है ना इसको इस हवाले से भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि ये ट्रेडिशनल मॉरल वैल्यूज़ जो है ना उसको ये रिजेक्ट करता है। ठीक है, सच एज़ के इकबाल जो है वो ज़ाहिर है ये कहते हैं कि इस्लामिक मॉरल फ्रेमवर्क के बगैर जो है ना वो आप डिवाइन गाइडेंस के बगैर आप खुद ही के कॉन्सेप्ट को नहीं पा सकते, इसलिए जो है ना इनका निशीज़ के फ़िलासफ़ी के साथ ये एक क्रिटिसिज्म है। ठीक है, तो ये हमारे पास इकबाल का हमने क्रिटिसिज्म देखा जो वो निशेस की फ़िलासफ़ी के ऊपर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है शाह वलीउल्लाह क्रिटिसिज्म ऑन तकलीद। तकलीद के ऊपर शाह वलीउल्लाह का क्या है। तकलीद का लफ्ज़ मतलब होता है ब्लाइंड इमिटेशन, ब्लाइंड ट्रस्ट, ब्लाइंडली किसी चीज़ को फॉलो करना। ठीक है, शाह वलीउल्लाह जो है कि इंपॉर्टेंट इस्लामिक स्कॉलर है, इनको एज ना 18th सेंचुरी में इंडिया के रिफॉर्मिस्ट के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, तो वो तकलीद के हवाले से जो है ना वो बॉर्डर विजन में उनकी हैं थॉट्स हैं जिनको हम अभी देखते हैं कि वो क्यों इसके ऊपर जो है ना क्रिटिसाइज़ करती हैं। उसको हम तकलीद को करें ना डिफ़ाइन करें तो ये एक ऐसी प्रैक्टिसेस तो होती हैं जो फॉलोइंग द ओपिनियंस एंड द रूलिंग्स ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज़ विदाउट इंडिपेंडेंट रीजनिंग। जब आप इंडिपेंडेंट रीजनिंग किए बगैर, सोचे समझे बगैर किसी की अंधी तकलीद रिलीजियस प्रैक्टिसेस में करती हो तो शाह वलीउल्लाह कहते हैं कि ये तकलीद है। ठीक है, और तकलीद के शाह वलीउल्लाह सख्त खिलाफ है। ठीक है, उनके राइटिंग्स में हमें इसकी जो है
है ना वो रिजेक्शन मिलती है। किस तरह रिजेक्ट करते हैं? पहले जो एडवोकेसी फॉर इज्तिहाद, शाह वली एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ इज्तिहाद। वो कहते हैं कि रिलीजियस प्रैक्टिसेस के अंदर, रिलीजियस फिलासफी को समझने के लिए इज्तिहाद ज़रूरी है। इज्तिहाद जो होता है ना ये इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्टिक रीजनिंग होती है। एज वो ही कहते हैं कि इज्तिहाद जो है ना इस्लामिक इंटरप्रिटेशन का, टीचिंग को इंटरप्रेट करने का सबसे अहम ज़रिया है। तो तकलीद जो है ना वो आपके इत्तेहाद को रोक देती है, वो आपको इत्तेहाद नहीं करने देती। जबकि जो तकलीद है शाह वली अल्लाह के मुताबिक वो मिस एप्लीकेशन, मिस परसेप्शन ऑफ शरिया है। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो उनकी जो राइटिंग्स हैं उनमें ही पॉइंटेड आउट द अर्ली से इस्लामिक स्कॉलर्स इंक्लूडिंग द हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि वो जो है ना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा जो थे वो इंडिपेंडेंट रीजनिंग करते थे फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लाम, वो तकलीद नहीं करते थे। ठीक है। स्पिरिचुअल डायमेंशंस हैं, शाह वली अल्लाह आल्सो क्रिटिक द तकलीद फॉर, वो ये कहते हैं कि जो तकलीद है ना ये स्पिरिचुअल डिसेंट पॉइंट उसका नहीं होता। जब आप किसी को ब्लाइंडली इमिटेट करते हो तो ये आपकी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग ऑफ फेथ होती है, आपको स्पिरिचुअल एक डीपर जो है अंडरस्टैंडिंग वो नहीं मिलती। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है अल गज़ालीज़ व्यूज़ ऑन रिलीजियस साइंस। अल गज़ाली जो है ना हमें पता है कि इस्लामिक थियोलॉजिकल एक इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र थे ऑफ 11th सेंचुरी। ठीक है। तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं इंटीग्रेशन ऑफ फिलासफी, थियोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी के हवाले से उनको हम देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ रीज़न एंड फेथ, अल गज़ाली जो है ना इस हवाले से जाने जाते हैं कि वो उन्होंने रीजनिंग और फेथ इन दोनों की यानी रिलीजियस थाट्स और फिलासफी के अंदर जो है उन्होंने इसको एक कंबाइन करने के लिए, इन दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनाने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए उन्होंने काम किया है। ठीक है। वो कहते हैं कि जो रिलीजियस नॉलेज है, रिलीजियस साइंसेज है, वो दैट वाज नॉट बेस्ड ऑन ब्लाइंड फेथ, बल्कि इसमें कुछ रैशनैलिटी और कुछ क्रिटिकल थिंकिंग जो है ना वो पाई जाती है, पाई जानी चाहिए। ठीक है। हायरार्की ऑफ नॉलेज इन हिज वर्क पर्टिकुलर इन द इलाया उम्मल दीन। ठीक है। ये इनकी किताब है। अल गज़ाली जो है ना वो ये डिस्क्राइब करते हैं कि नॉलेज जो है वो हायरार्की है, हायरार्की ऑफ नॉलेज को वो डिस्क्राइब करती है। ही कैटेगराइज नॉलेज इनटू 2 टाइप्स। वो कहते हैं कि नॉलेज की 2 टाइप्स है, एक एक्सटर्नल वर्ल्ड का नॉलेज है, एक इंटरनल वर्ल्ड का नॉलेज है। ठीक है। वो ये कहते हैं कि दोनों नॉलेज जो है ना ये कम्प्रीहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी से आते हैं। ठीक है। क्रिटिक ऑफ फिलासफी, फिलासफी के जो फिलासफर्स हैं, खासतौर पर ग्रीक फिलासफर्स हैं, उनके बहुत से कॉन्सेप्ट्स के साथ जो है ना अल गज़ाली एग्री नहीं करते, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट फैक्ट के वो कहते हैं कि फ़िलासफ़ी के, वेस्टर्न फ़िलासफ़ी के कुछ कॉन्सेप्ट जो है ना वो इस्लामिक टीचिंग्स के ख़िलाफ़ हैं। ठीक है। रोल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अल गज़ाली एम्फसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पिरिचुअलिटी इन द रिलीजियस साइंसेस के अंदर जो है वो स्पिरिचुअलिटी को वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ही बिलीव दैट द नॉलेज शुड लीड टू एथिकल कंडक्ट एंड अ क्लोजर रिलेशनशिप विद गॉड। कहते हैं कि एथिक जो नॉलेज है ना वो एक्चुअली एथिकल कंडक्ट और रिलेशनशिप विद गॉड के ऊपर ही बेस करना चाहिए। ठीक है। तो ये अल गज़ाली का जो हम देखते हैं कि रिलीजियस साइंसेस के हवाले से उनकी टीचिंग्स हैं।